हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेधा रीडिफाइंड की तरफ से मैं आपका शिवार्थ सर आपके लिए क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 आज लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स थोड़ी मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग शायद ये कह रहे हो या शिकायत हो आपके मन में कि सर आपने ये वीडियोस पार्ट 2 तो करीब 3-4 दिन पहले आई थी और उसके बाद थोड़ा गैप हो गया। लेकिन बच्चों थोड़ा कुछ, एक तो इसके स्लाइड्स बनाने में थोड़ा वक्त लग रहा था, थोड़ा थियोरेटिकल इशू था, और दूसरे कुछ और क्लासेस की वीडियोस भी अपलोड मैं कर रहा था 9th के 11th के, और साथ ही यहाँ जो हम लोग का ऑफलाइन सेंटर है मेधा का, वहां पर भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, तो उसके बच्चों के साथ एक ग्रूमिंग, पर्सनलाइज्ड सेशंस और वो सारे काम भी चल रहे थे, तो इसलिए थोड़ी देरी हुई। अगली बार से वायदा है आप लोग से कि और फ्रीक्वेंसी के साथ वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इनटू इट। ठीक है, चलो। जहां तक मैं हल्का सा एक ब्रीफ रिकैप दे दूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग ने पूरी बात कर ली थी गैल्वेनिक सेल्स के, जो नर्स्ट इक्वेशन, ईएमएफ सेल होता क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ये सारी बातें कर ली थी। पार्ट 2 में हम लोग ने क्या किया था, पार्ट 2 में हम लोग ने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस जो थे, जो क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलोरुशस लॉ, उस पर ढेर सारे सवाल किए थे। मुझे उम्मीद है जितने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरी गुजारिश है आपसे, प्लीज उसको जरूर देख लीजिए। एंड बिफोर बिगनिंग, इसके बाद मैं आप लोग के लिए 1 आवर का एक रिवीजन वीडियो भी लेकर आऊंगा पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो आपके लिए क्विक रिवीजन होगा, लेकिन वो सेंस तभी बनाएगा जब आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आपको पता होगा, क्योंकि एक स्कोरिंग चैप्टर है और लंबा चैप्टर है, और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे चलूं, चलो सर। डूज एंड डोंट्स लोगों को याद है, पेन कॉपी लेकर बैठे हैं, लेकिन पहले सुनना है, मन के कैमरे में कैद करना है, और फिर कॉपी और पन्नों पर कैद करना है। लेकिन फर्स्ट थिंग इज टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन योर ब्रेन। हर चीज को समझना और सोचना है, पॉज करके जरूरत पड़े दोबारा देखने की, दोबारा देखिए। ठीक है, मेमोराइज देखते वक्त ही हो जाना चाहिए, यह आपका काम है। चलो, ओके, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की। याद करिए हम लोग ने क्या बात की थी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, जो गैल्वेनिक सेल था, उसमें जो टॉर्च में जो बैटरी लगाते थे उसमें क्या होता था, टॉर्च में हमने बैटरी लगाई या सेल लगाया, तो वो जो सेल था वो, उसमें केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा था, जो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट, जो हमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा था, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, जिससे एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा था, करंट का फ्लो हो रहा था। तो वहां पर केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, याद करो मैंने कंपैरिजन किया था इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इस केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किया था। उसी का ठीक उल्टा होता था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या था बच्चों, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। हम बाहर से एनर्जी देते हैं और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यहां अगर एनर्जी कन्वर्जन की बात किया तो क्या हो रहा है यहां पर, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जो कन्वर्जन हो रहा है यहां पर, वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। ठीक बात है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे एक बात और भी कही थी, कोई भी सेल हो, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कोई भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स, ये वाली जो बात है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सेल है ना, चाहे कोई भी सेल हो। इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल, चाहे कोई भी सेल हो, हमेशा एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, बैकलाइट तो नहीं ऑन है, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, ठीक, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे, लेकिन जो चार्ज है यहां पर, जो चार्ज है यहां पर, उस पर फर्क पड़ेगा। जो चार्ज है वो फर्क पड़ेगा। एनोड पे क्या था, एनायन जाता है, एनायन जाता है, मतलब इसमें एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैथोड पे कैटायन जाता है, कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये उल्टा था। अगर ये किसमें है, इलेक्ट्रोलिटिक में है, ये किसमें है, इलेक्ट्रोलिटिक में। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल में यही बात करता, इलेक्ट्रोकेमिकल में यही बात करता, तो ये क्या हो जाता, यहां नेगेटिव हो जाता, यहां पॉजिटिव हो जाता। लेकिन ये सेम इन बोथ। ये बात मैं बार बार रीइटरेट करता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। चाहे कोई भी सेल हो,
एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन जो चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेल के ऊपर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड नाम कहां से है, जिसपे एनायन जाता है। एनायन जाता है मतलब एनायन नेगेटिवली चार्ज है, मतलब एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैथोड पे कैटायन जाता है, कैटायन खुद कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन इसी का ठीक उल्टा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है। उसके रीजंस मैंने वहां बताए थे, मैं उसके डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं। ठीक बात, पहली तो आपको यह बात याद रखनी है। इसमें जो एनर्जी कन्वर्जन है वो इलेक्ट्रिकल टू केमिकल है। ठीक, यूज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या आप लोग ने क्लास 10 में भी किया है। अभी तक जो आप क्लास 10 तक जो सेल्स पढ़ रहे थे उसमें सारे सेल्स इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ही थे, क्योंकि याद करिए बाहर से हम सेल लगाते थे, एनर्जी देते थे और फिर उसको हम कन्वर्ट करते थे कि नहीं, उसको हम केमिकल रिएक्शन के बाद, जैसे क्लास 10 में केमिस्ट्री चैप्टर 1 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने किया था। चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन किया था, NaCl सॉल्यूशन, वो इस बार भी हम लोग करेंगे अभी। थर्ड चैप्टर में मेटलर्जी में हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। और हमने बात की थी एक क्या, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, कॉपर जिंक के रिफाइनिंग, कॉपर सिल्वर के रिफाइनिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो यही सब इनका इस्तेमाल है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक बात है। अब अगर आप लोग को ये बात समझ आ गई, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे जिससे हमें केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कराएंगे। तो इसमें बेसिक एनर्जी कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। एनोड पे इसमें भी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। लेकिन इस पे एनोड का मतलब जिस पे एनायन जाता है तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड का मतलब इस पे कैटायन जाता है तो मतलब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। कुछ इसके यूजेस हैं, अब पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। शैल वी, चलो पहले इसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से बात कर लेते, फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे भी आएंगे। इसमें दो लॉज हमें पढ़ने हैं। फेरेडे कहां पर आए, एक चीज और बताऊं थोड़ा इसके बारे में, इससे पहले थोड़ा फिजिक्स से रिलेट कर दूं आप लोग को। फिजिक्स में याद होगा आप लोग ने याद किया है, आपने किया था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। इस पर एग्जाम्पलर में एक सवाल भी, एग्जाम्पलर भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का माने क्या था, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। मतलब यहां पर एनर्जी कन्वर्जन क्या हो रहा है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। यहां पर यह किस सेल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। या गैल्वेनिक। एक एग्जाम्पलर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो पहला है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसी पर बेस्ड है और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, केस स्टडी वगैरह में। यहां पर फिजिक्स के लिहाज से बात करूं तो जो V टर्मिनल है उसकी वैल्यू हो जाएगी E माइनस आई आर, EMF माइनस आई इंटू। लेकिन इसी का ठीक उल्टा कहां पर होता है, इसी का ठीक उल्टा होता है बच्चों ड्यूरिंग चार्जिंग। इसमें क्या है, करंट इज सेंट टू द सेल। लॉजिक भी पकड़ना है आप लोग को, सिर्फ मेमोराइज नहीं करके काम चल सकता, लॉजिक भी पकड़ना है। इसमें इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो रहा है, हम बाहर से इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो रहा है। और यही एक कंडीशन थी जहां V टर्मिनल EMF से ज्यादा हो तो इसकी वैल्यू थी E प्लस आई आर, अगर आप लोग को याद आ रहा हो। इसका मैं अगर सिनेरियो आप लोग को दिखाऊं तो मान लीजिए एक ये 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है सीरीज में एक 10 वोल्ट की बैटरी के साथ, तो करंट कहां जाएगा, करंट कहां से कहां जाएगा, करंट इसमें बच्चों यहां से यहां जाएगा। ये सेंड करे करंट, ये वाला जो सेल है ये यहां पर गैल्वेनिक है, दिख रहा है ना साहब, ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और ये वाला सेल जो है यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पर चार्ज हो रहा है। एक हैवी बैटरी लगा दी जाए हल्की बैटरी सीरीज में, तो ये जो करंट सेंड करेगा, ये चार्ज हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम कर रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है, गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। एक बेसिक फंडा कंसेप्ट है, जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम साथ में मिलाकर देख सकते हैं। तो प्लीज इसको
पॉज करके नोट कर लीजिए, लॉजिक इससे थोड़ा और आप लोग क्लियर हो जाएगा। चलो आगे, श्योर, चलो ठीक है। तो मैंने लॉजिक थोड़ा बता दिया आप लोग को, लॉजिक ही समझना जरूरी है, बाकी मेमोराइज करने वाली चीजें तो आप कर लेंगे। लॉजिक जो है एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन वो खोल के आपके सामने रखना पड़ता है एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, एज ए मेंटोर। यही मेरा काम है कि आपके सामने वो कॉन्सेप्ट को मैं अनपैक कर दूं, अनवाइंड कर दूं, खोल के रख दूं पूरे कॉन्सेप्ट को कि ये है मतलब, इस बात को दिमाग में बैठाओ, ये कहने का मतलब है। ठीक, चलो। तो फेरेडे से पहले आप लोग का कोई वास्ता पढ़ा है सर। फेरेडे महानतम साइंटिस्ट में से एक है फेरेडे, और फेरेडे से हम लोग का वास्ता पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 EMI, फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, याद होगा। उसका वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, वो हम लोग ने अपलोड अभी शायद किया नहीं है, वो हो जाएगा, उसकी वीडियो तैयार है, तो वो आप भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, खैर फेरेडेज लॉ ने बोलते हैं, उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री कई जगहों पर काम किया है, क्योंकि उनके लिए इस तरह का डिवीजन नहीं होता था जैसा हम लोग के लिए फिजिक्स ये है, केमिस्ट्री ये है। बट मूविंग ऑन, पहला लॉ क्या है? देखिए लॉज, आपको सवाल जब मैं करना सिखाऊंगा तो लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा लॉ समझ जाइए। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जितना वेट सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा या रिएक्शन जो होगा एक इलेक्ट्रोड पर, वो प्रोपोर्शनल होगा क्यू के। क्यू इज चार्ज हियर, या क्यू चार्ज है, या W इज प्रोपोर्शनल टू IT, या W इज इक्वल टू ZIT। I करंट है, T टाइम है, ये तो पता है ना, Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा, ये सबको पता है इतना। T टाइम है, इसको Z को यहां से बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस। जानकारी के लिए इसका सवाल में हम लोग कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, सवाल में बेसिक लॉजिक लगाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस माने क्या हो गया? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, Z क्या हो गया? W Z के बराबर क्या होगा? W जब Z के बराबर हो, जब Q1 कूलम्ब होगा कि नहीं, तो क्या होगा? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय वन कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का मतलब चार्ज है। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लॉजिक के तौर पे पता होना चाहिए, एग्जाम में उसमें पूछा आ सकता है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप में, MCQs में, असर्शन रीजन में, कुछ इस तरह की चीजें पूछी आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में मेंशन भी है, बाकी इसकी कोई जरूरत हम लोग को सवालों में नहीं पड़ेगी। पॉज करके नोट कर ले, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्यू चार्ज है यहां पर, Q इज इक्वल टू IT। मूविंग ऑन, सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इसकी जरूरत पड़ेगी सवालों में। कैसे इस्तेमाल करेंगे सवालों में, सवाल करते वक्त मैं सिखाऊंगा। अभी फिलहाल देखते हैं क्या है। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब सारे जो सेल्स हैं सब सीरीज में है, इन सीरीज है, I सबका सेम है, Q सब में सेम है, मतलब IT सब में सेम है, दिख जाता है ना, Q सब में सेम है मतलब IT सब में सेम है। पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अब ये नया टर्म आ गया, इक्विवेलेंट वेट, ये क्या है, इसके बारे में बात करते हैं, यही समझना है। इसका अगर मैं इसको शब्दों में लिखूं तो W इज प्रोपोर्शनल टू वेट डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट। अभी इक्विवेलेंट वेट बताऊंगा बेटा क्या है, परेशान मत हो। इक्विवेलेंट वेट, या W1 by W2 इज इक्वल टू E1 by E2। E यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है। अब इसका माने क्या है समझाता हूं मैं, पहले पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। अगर स्टेटमेंट वगैरह लिखने के लिए आया, वैसे 99% आता नहीं है, एप्लीकेशन आता है इन चीजों का। तो क्या है इक्विवेलेंट वेट, वो मैं समझाता हूं यहां पर। इक्विवेलेंट वेट क्या है, पहले इतना पॉज करके नोट कर लो। कर लिया, चलो मैं इक्विवेलेंट वेट अगले स्लाइड से आपको जो समझाता हूं, समझा देता हूं अच्छे से। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट वेट, मुझे काफी पसंद भी है ये।
इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस होगा, मतलब वेट कर दिया, वेट या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड या रेड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल टू 1 फैरेडे। ये मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ 1 फैरेडे क्या होता है? 1 फैरेडे बेसिक यूनिट है इसमें। दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? 6.2022 इंटू 10⁻23। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट हम लोग कितना लिख लेते हैं? इसकी वैल्यू होती है 96487 कूलम। सब रट रखा है सर आपने। यस बेटा, बहुत सालों से यही कर रहा हूं, इसलिए आते चीजें याद हो गई हैं। इसमें कोई बड़ी ट्रिक नहीं है। आप भी 3 साल 4 साल पढ़ाओगे तो आपको भी चीजें याद हो जाएंगी। मैं भी 5-6 सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद हो गया है। इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है, 1 फैरेडे की आप ये वैल्यू लेंगे, 96500 कूलम पर मोल लिखते हैं इसे। ठीक, अब यहां से ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने लिया कोई चीज Ag प्लस, मान लो लिया, इसको रिड्यूस, अगर 1 मोल ये है, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मुझे Ag सॉलिड मिल जाएगा, 1 मोल Ag। विच इज इक्वल टू, इसका अगर वेट होगा, मोलर मास ऑफ Ag। इसका वेट कितना होगा? 108 होता है, लेकिन खैर अभी आप इतना जान जाइए। ठीक, अब अगर मान लो यहां ले लूं मैं 1 मोल Cu2 प्लस, तो क्या होगा? 1 मोल, हर Cu2 प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना। हर Cu2 प्लस को रेड्यूस करने के लिए Cu2 प्लस से Cu बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा ना। तो अगर 1 मोल Cu2 प्लस है, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन से में हमें क्या मिलेगा? 2 मोल Cu विच इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ Cu। लेकिन अगर हमको यहां पर इसको हमें फिक्स रखना है, हमें फिक्स किसको रखना है? इसको रखना है। इसको अगर फिक्स करोगे, इसको 1 मोल कर दोगे, तो बच्चों यहां क्या आ जाएगा? यहां हाफ मोल आ जाएगा। हाफ मोल Cu2 प्लस रेड्यूस हो सकता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। हाफ मोल Cu2 प्लस रेड्यूस हो सकता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हाफ मोल, सॉरी ये गलत लिखा है, यहां हो जाएगा हाफ मोल Cu या मोलर मास बाई 2 Cu। ये है इक्विवेलेंट वेट। अगर मान लो मैं यहां ले लूं Al3 प्लस, तो सोचो Al3 प्लस के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहां 1 मोल कर दूं, सॉरी, तो यहां पर 3 मोल करना पड़ेगा। तो अगर इसको मुझे 1 मोल ही रखना है, ये तो मुझे फिक्स ही रखना है, तो अगर इसका 1 मोल लूंगा तो इसका 1/3 मोल ही हो पाएगा। और यहां फिर मुझे क्या मिलेगा? 1/3 मोल ऑफ Al विच इज इक्वल टू व्हाट? मोलर मास बाय 3 ऑफ Al। कुछ रिलेशन मिल रहा है? ये है आपका इक्विवेलेंट वेट। ये जो चीज है यहां पर, ये आपका इक्विवेलेंट वेट है। ये आपका इक्विवेलेंट वेट है। तो कुछ मिल रहा है, कुछ रिलेशन। इक्विवेलेंट वेट को कुछ ऐसे ही लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन आयन। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो कि नहीं? जैसे अगर मैं बोलूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag क्या होगा? मोलर मास ऑफ Ag अपॉन 1, क्योंकि चार्ज Ag पर 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 108 ग्राम बाय 1 विच इज 108 ग्राम पर इक्विवेलेंट।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको मैं और रेड्यूस फॉर्मूला बना दूंगा। लॉजिक नहीं समझोगे तो फॉर्मूले में तुम क्रिएटिवली अप्लाई ही नहीं कर पाओगे कुछ। अगर लॉजिक आपको समझ में आ जाए ना तो आपको फॉर्मूले याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, आप क्वेश्चन बहुत लॉजिकल तरीके से कर सकते हो। ये यूनिटरी मेथड है। जो चार्ज है ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसी को मोलर मास से डिवाइड कर दो। अगर ये Al3 प्लस है, एक मो इलेक्ट्रॉन इसका 1/3 ही रिड्यूस हो पाएगा। अगर ये Cu2 प्लस है, इसके एक मोल इलेक्ट्रॉन से ये हाफ मोल ही रिड्यूस हो पाएगा, ये 1/3 मोल ही रिड्यूस हो पाएगा। यहां प्लस का चार्ज था तो एक मोल इलेक्ट्रॉन से ये एक मोल रिड्यूस हो पाएगा। वही वैल्यू यहां पहुंच जाएंगी, जिससे एक रिलेशन मिल जाता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज ऑन आयन। नहीं समझे? पक्का? इसी को अगर और मैं थोड़ा सा और ठीक करूं तो फॉर कैटायंस इक्विवेलेंट वेट को मैं क्या लिख सकता हूं? मोलर मास। सीबीएसई में आपको इतनी जरूरत पड़ेगी, ज्यादा डिटेल में नहीं पड़ेगी। चार्ज ऑन कैटायन। फॉर एनायंस भी यही कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट मोलर मास बाय चार्ज ऑन एनायन, यही कर सकते हैं हम। Cl माइनस का या H2 माइनस का अपॉन 2 हो जाएगा। फॉर एसिड्स इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयंस पर मोल ऑफ एसिड, नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिलीज्ड। तो जल्दी से बता रहा हूं मैं, क्योंकि इतना सीबीएसई में डिटेल में है नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ H प्लस एक्वस आयंस रिलीज्ड पर मोल ऑफ एसिड। मैं समझा भी देता हूं अभी। जैसे HCl, इसमें एक ही H प्लस होता है, H2SO4 दो H प्लस होता है, CH3COOH इसमें एक ही 4 H दिख रहा है, उससे मत समझना, इसमें H प्लस आयन एक ही रिलीज होता है। इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो मोलर मास अपॉन 1 होगा। इसमें क्या हो जाएगा? मोलर मास अपॉन 2। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 1 ही होगा, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है, इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है बेटा वो यही वाला है, यही वाला आयनाइज हो सकता है। CH3 C के साथ बॉन्डेड है, रिप्लेस नहीं हो सकता है। ऐसे H3PO4 है, इसमें तीनों, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह में नहीं जाऊंगा मैं, ये अपॉन 3 हो जाएगा। इसमें तीनों आयंस रिड्यूसिबल होते हैं, मतलब तीन H प्लस एक्वस आयंस दे सकता है। बात समझे? अगर मैं काउंटर पॉइंट की तरह यही लिख लूं, फॉर बेसिस इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH माइनस आयंस रिलीज्ड पर मोल ऑफ बेस। जैसे NaOH है तो यहां पर OH माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा MM/1। CaOH ट्वाइस है, 2OH माइनस आ सकते हैं, तो MM/2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसकी भी आपको जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। ऐसे सॉल्ट्स के लिए हो जाता है। अगर कोई लिखे फॉर सॉल्ट्स इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन टोटल चार्ज ऑन कैटायंस which is equal to total charge on anions। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं, पहले से नोट कर लीजिए। अगर आप लोग को लगता है जेई के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और जेई के लिए हम लोग जो चैप्टर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें कई सवालों में बैलेंसिंग में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक बात है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में हम लोग अब इस्तेमाल करेंगे कुछ चीजों का। चलें आगे।
चलो सॉल्ट्स वाली जो बात मैं कह रहा था, सॉल्ट्स पे कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए है आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट लेते हैं, Al2SO4 थ्राइस, सॉरी, इसमें कैटायन पे चार्ज कितना है, इसमें 2 into Al3 प्लस विच इज 6। एनायन पे चार्ज कितना है, SO4 2 माइनस विच इज व्हाट इंटू, सॉरी, इंटू 3 मतलब -6, ये +6 है। तो इसमें जो इसका जो हो जाए इक्विवेलेंट मास, वो हो जाएगा मोलर मास बाय 6। बात समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं। बाकी इससे डिटेल में मैं फिलहाल अभी बात नहीं करूंगा इसके बारे में, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से। लेकिन आपको जो ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है आपको जो ध्यान देना है बच्चों, अभी के लिए तत्काल जो भी हम लोग सवाल करने वाले हैं उसमें आपको ध्यान देना है चार्ज ऑन आयन पे ध्यान देना है। हर एक चार्ज के लिए +1 और -1 के लिए 1 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इतना याद रखना। माने अगर मैं बोलूं 1 मोल Zn2+ मुझे चाहिए, 1 मोल Zn2+ है, इसको रिड्यूस करने के लिए कितना चाहिए होगा, हर Zn2+ के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन विच इज 2 फैरेडे। अगर मैं बोलूं मेरे पास 1/4 मोल Al3+ है, कितना फैरेडे चाहिए होगा बताओ, सोचो, पॉज करके करो। हर Al3+ के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, या 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 फैरेडे। 1 मोल 3+ के लिए 3 फैरेडे, तो 1/4 के लिए कितना हो जाएगा, 3/4 फैरेडे। ये ध्यान रखना, इसी से सारे सवाल हो जाएंगे, बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। जैसे मान लो O2- है, इससे मान लो O बन रहा है, ये मान लो है 4 मोल, कितना चाहिए होगा इस प्रोसेस में, कितना रिडक्शन, यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2- 4 मोल है, हर के लिए 2 फैरेडे, 4 है, इसके लिए कितना चाहिए होगा, 8 फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस आपको ये ध्यान रखना है फिलहाल, इससे आपका काम हो जाएगा। ये लॉजिक क्लियर रखिए। और 1 फैरेडे की वैल्यू कितनी होती है, 1 फैरेडे होता है 96500 कूलम पर मोल। ये आपको एग्जाम में वैसे दिया रहेगा, और कुछ नहीं चाहिए। अब इस सवाल में कैसे लगाऊंगा मैं, वो आप देखते जाएंगे। ये बेसिक फंडा ध्यान रखो, और कुछ नहीं करना है। शैल वी चलो अब सवालों पे आते हैं। अच्छा, लिखा तो है मैंने, इक्विवेलेंट वेट तो आपको बता ही दिया मैंने, सारे केसेस का बता दिया, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग चाहिए यहां से भी लिख लीजिए, वैसे मैंने वहां डिटेल में बता दिया सब आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में। अब सवाल देखते हैं इसके, बढ़िया सवाल है, थोड़ा अच्छे से करते हैं, आराम से करते हैं। परंपरा क्या है हमारी, मैं करूंगा कि पहले आप करेंगे, पहले हम करेंगे सर, यस दैट इज द वे। आप लोग पहले पॉज करके 10 मिनट करिए, 10 मिनट नहीं, 2 मिनट या 3 मिनट लगा सकते हैं आप, ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। स्ट्रेट अवे सीधा सा सवाल है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, आराम से पॉज करके इसे करिए। चलो पक्का, चलो। अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। पहले वैल्यूज क्या दिया, CuSO4, ठीक है, विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर्स, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है। दे क्या क्या रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। मिनट कभी अच्छा नहीं लगता है हमें, इसको तुरंत हम लोग सेकंड में बदलेंगे, और ये हो जाएगा 600 सेकंड। आई दे रखा है 1.5 एम्पियर, एसआई यूनिट में है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना है वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, यही 2 चीजें हैं, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड और मोलर मास ऑफ जो कॉपर होता है वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, वो होता है 63.5 ग्राम पर मोल। ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ये मुझे याद है, ठीक। कॉपर CuSO4, कॉपर यहां पर कैसा है, Cu2+, यही पकड़ना है, यही पकड़ना था आपको, बस तो सवाल हो गया। तो 1 मोल कॉपर के लिए क्या चाहिए, 2 फैरेडे चाहिए। हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, उल्टा करना है, तो उल्टा हम क्या लिखते हैं, 2 फैरेडे से 1 मोल कॉपर मिलेगा, या 1 मोल कॉपर मिलेगा, ठीक है।
ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, 2 फैरेडे से हमें 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा। अब कितना फैरेडे है हमारे पास ये पता कर लेते हैं, बस हो जाएगा, हाँ कि नहीं। या 1 फैरेडे से कितना मिलेगा 63.5/2 ग्राम कॉपर। अब यहां पर कितना x फैरेडे से कितना मिलेगा 63.5/2 इंटू एक्स ग्राम। ये x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यही x निकालना है यहां पर। तो ठीक है, I दे रखा है, T दे रखा है, Q इज इक्वल टू कितना होता है IT, कितना हो जाएगा ये 600 इंटू 1.5। सॉल्व ज्यादा मत करिए, छोड़ दीजिए इसी पे, वैसे तो ये 900 हो जाएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू 50 इंटू 60 पे छोड़ दीजिए। फैरेडे में कैसे बदलते हैं, कितना नंबर ऑफ फैरेडे कितना हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं है, क्या करना है इसको 96500 से डिवाइड कर दो। ये मैंने बता रखा है आपको, एग्जाम में दिया रहेगा। 1 फैरेडे कितना होता है 96500 कूलम। तो ये कर दो, ये हो जाएगा 6/965, 6/965 फैरेडे। ये x की वैल्यू है आपके, ये जो आपका x है वो ये है, बस डाल दो। तो आंसर कितना हो जाएगा यहां पर, फिर आंसर कितना हो जाएगा स्ट्रेट अवे। देखो मैं सॉल्व एकदम आखिरी में करता हूं, सॉल्व करता भी नहीं हूं कई बार, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोग कर लेते हैं ना। हाँ सर आप तो बच जाते हो। ग्राम ऑफ कॉपर प्लीज कराएंगे आप, थोड़ा सा कर देता हूं क्योंकि थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, ये हो सकता है। 2 3 6 9 6 13 13 5 18, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 3 9 3 2 6 नहीं 6 5 11 नहीं, सॉरी नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये 5 से कट रहा है। तो 1 2 12.3 और ये हो जाएगा 5 1 5 5 9 45 5 3 ठीक है, इतना मैं सॉल्व कर दूंगा। ऊपर है 36.9, मतलब 36.9 अपॉन 193, पॉइंट हटाऊंगा तो 369 अपॉन 1930 ग्राम ऑफ कॉपर। इस पे आप छोड़ेंगे तब भी आंसर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लूं अगर मैं 370 और नीचे 193 हो जाएगा। आप लोग कर लेंगे यहां से, या आप लोग कर लीजिएगा, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा, फिर अभी 10 मिनट लग जाएगा, इसमें कोई फायदा नहीं है। इतने भी आंसर छोड़ेंगे मैं तो पूरे नंबर दे दूंगा। एग्जामिनर आपका बदमाश हुआ तो हाफ नंबर काट सकता है, वैसे इतने पे पूरा नंबर मिल जाना चाहिए। लॉजिक पकड़ो, लॉजिक पकड़ो। इसमें था आपको इतना पता है, आपको ये बात पता है CuSO4 से आपको ये पता है, ये नोन है इसमें, प्लीज ये बात ध्यान दो। या इसको रिड्यूस करके आप यहां तक ला सकते हो, ये हमें नोन है, ये नोन है। हमें कुछ ना लिखा होता, कॉपर सल्फेट लिखा होता तो भी हमें इतना पता था। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, मोलर मास ऑफ कॉपर होता है, ये मोलर मास ऑफ कॉपर है जो मैंने वहां ले लिया है। ये मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5। 1 फैरेडे से 1 मोल कॉपर में 2 फैरेडे चाहिए, क्योंकि Cu पे 2+ का चार्ज होता है। तो 2 फैरेडे से 1 मोल कॉपर मिलेगा, या 1 फैरेडे से 1/2 मोल कॉपर मिलेगा। कॉपर का मोलर मास 63.5, तो 1 फैरेडे से मुझे मिलता 63.5/2 ग्राम ऑफ कॉपर। ये आपके दिमाग में 1 सेकंड में सेट हो जाना चाहिए बिना लिखे। उसके बाद की कहानी, 1 फैरेडे से इतना तो x फैरेडे से इतना मिलेगा। अब x फैरेडे कैसे निकाला जाए, वही निकालना है इस क्वेश्चन में। Q दे रखा है 1.5 इंटू 10 इंटू 60 विच इज 900। फैरेडे में बदलना अपॉन 96500, यह आ गया तो उसको बस मल्टीप्लाई कर दिया, स्ट्रेट अवे हो गया, कुछ भी नहीं करना इसमें। चलो आगे, पक्का श्योर। चलो अगर ये सवाल समझ गए हो तो ये बहुत आसान सा सवाल है, इसे जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। बहुत इजी है, मैं नहीं बताऊंगा, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं। कर लिया श्योर, चलो ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। 20 ग्राम ऑफ Ca फ्रॉम मॉल्टन CaCl2, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, CaCl2 से चाहिए, माने CaCl2 से हमें चाहिए Ca। ये आप लोगों को पता होगा, यहाँ Ca का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2+, मतलब बेसिक रिएक्शन हो रहा है Ca2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca। माने 1 मोल Ca के लिए हमें क्या चाहिए, 2 फैरेडे चाहिए। फैरेडे में आंसर बताना है, 1 मोल या 2 फैरेडे से हमें, हाँ
ठीक है। 1 मोल सी ए के लिए चाहिए 2 फेरेडे। 20 ग्राम का मतलब कितना हो गया, मोलर मास कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास 20/40 होता है ये, तो ये हो जाएगा हाफ मोल सी ए। हाफ मोल सी ए के लिए कितना चाहिए होगा, 1 फेरेडे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 फेरेडे, क्योंकि ये है हाफ मोल। पक्का? अगर ये समझ गए हैं तो अगला वाला भी ऐसे ही करेंगे। 40 ग्राम एल, एल का चार्ज क्या होता है, Al3+, इसमें भी आप मतलब Al3+ से हमें जाना Al में, मतलब 1 मोल Al3+ के लिए चाहिए 3 फेरेडे। कितना मोल है यहां पर, एल का मोलर मास कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल कितना हो जाएगा, कितना है 40 ग्राम, 40/27, एल का मोलर मास होता है 27, 1 मोल के लिए 3 फेरेडे चाहिए, तो 40/27 मोल एल के लिए हमें चाहिए 3 × 40/27 फेरेडे। सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ 4 पॉइंट कुछ आ रहा होगा 4.44 फेरेडे। बात समझ गए? पक्का? ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ ठीक है, ट्राई कर ले इसे। इजी सवाल था, स्ट्रेट अवे था, इसमें कुछ खास बात नहीं थी। 2 सवाल और देख लें, ये एनसीईआरटी के ही सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं, एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना है। पॉज करके करें आप। एकदम वही सवाल है जो हमने वहां पर किया था, वही सवाल है। NiNO3 NiNO3 से हमें चाहिए Ni, यहां Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, मतलब Na2+ से हमें चाहिए Ni। एकदम वैसा ही सवाल है जैसा वहां हमने किया था, मतलब 1 मोल Ni के लिए चाहिए 2 फेरेडे, या 2 फेरेडे से हमें मिलेगा 1 मोल Ni, और Ni का मोलर मास दे रखा है 59, मतलब 2 फेरेडे से मिलेगा 59 ग्राम Ni। 1 फेरेडे से कितना मिलेगा, 59/2 ग्राम Ni। X से कितना मिलेगा, X फेरेडे से 59/2 इंटू X ग्राम ऑफ Ni। ये X निकाल दो। X निकालने के लिए क्या क्या दिया हुआ हमें, I कितना दिया है 5 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 20 मिनट्स, सेकेंड में बदलना पड़ेगा 20 × 60 1200 सेकेंड्स। Q इज इक्वल टू IT विच इज व्हाट 1200 × 5 6000 कूलम। नंबर ऑफ फेरेडे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेरेडे के लिए Q/96500, तो 6000/96500 कटेगा, ये 60/965 फेरेडे है। ये x की वैल्यू कितनी है, ये x आपका कितना है 60/965 फेरेडे, बस डाल देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सॉरी बोर हो जाता हूं मैं एक पेन से लिख लिख के, 59/2 इंटू 60/965 ग्राम ऑफ Ni। बहुत बढ़िया बच्चों, आप सॉल्व कर लेंगे, आप लोग कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। कट तो नहीं रहा है कहीं, 65 का 300 होता है ना, नहीं कटेगा, 5 से और भी कट जाएगा ये, थोड़ा सा मैं जितना काट सकता हूं काट दूंगा आपके लिए। 5 1 5, 5 9 45। सर आप ठीक ठाक लेजी हैं, थोड़ा लेजी तो हूं मैं, सच बताऊं तो थोड़ा लेजी हूं, ये गलत बात है, लेकिन कैलकुलेशन करना मुझे बहुत ही खराब लगता है, मतलब इट्स द वर्स्ट थिंग फॉर मी। ये आपका आंसर है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा अराउंड कितना, 59 × 6 कितना 54। इसको और थोड़ा ठीक, इतने यहां तक मैं, जहां तक मैं कर सकता हूं कर दूंगा। 6 9 54, 5 कैरी, 6 5 30, 354, हाँ 354/193। ये टेंटेटिव 1 पॉइंट कुछ आएगा, ये टेंटेटिवली कुछ 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1.8 मुझे लगता है ये कुछ आ जाएगा, 1.8 के करीब आ जाएगा कुछ। सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ आ जाएगा। चलो
एकदम वही लॉजिक लगा है, Ni2+ को पकड़ना है, की स्टेप ये है, बाकी सब हो जाएगा। यहां से यहां पहुंचेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे, यहां से यहां पहुंचेंगे, और ये यहां से यहां पहुंचेंगे, x निकाल लेंगे ये पूरा प्रोसीजर करके, और फिर सवाल एकदम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलो पक्का, ठीक है। ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा नए टाइप का है, शायद आपको लग सकता है, आप देख लें क्या आपको नए टाइप का लग रहा है थोड़ा। चलिए देख लिया क्या है। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट इन सीरीज। मतलब तीनों में क्या है, सीरीज का मतलब तीनों में करंट आई, तीनों में आई विच इज IT विच इज इक्वल टू Q, तीनों में सेम है। मतलब W1/E1 इक्वल टू W2/E2 इज इक्वल टू W3/E3, सेकेंड लॉ लगा सकते हैं हम लोग, E3 इज इक्विवेलेंट मास। बिना इसके भी हो जाएगा, वैसे बता रहा हूं आप लोग को कैसे तुरंत रिलेट कर लेते हैं। स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पास थ्रू अंटिल 1.5 हो, सिल्वर के लिए दे रखा है। अच्छा, सिल्वर का दे रखा है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, अच्छा टाइम निकालना है, इसका मतलब क्या, टी निकालना है। और फिर WCU निकालना है और WZN निकालना है। ठीक है, ठीक है। बाकी का समय कई सारी चीजों का मोलर मास पता है। ठीक है, ठीक। पहले फॉर सिल्वर कर लेते हैं, फॉर सेल बी कर लेते हैं पहले। उससे पहले एक बात बता दूं आप लोग को, उससे पहले वही वाली कहानी जो बेसिक है वो वही रहेगा, बेसिक वही रहेगा बेटा जो पिछले वाले सवाल में लग रहा था। बेसिक वही रहेगा। क्या है पहला, Zn2+, जिंक सल्फेट का मतलब Zn2+ से Zn बन रहा है, मतलब 2 फेरेडे चाहिए 1 मोल Zn के लिए। ऐसे ही Cu2+ से Cu बन रहा है, मतलब 2 फेरेडे चाहिए 1 मोल Cu के लिए। और Ag+ से बन रहा है Ag, मतलब 1 फेरेडे से 1 मोल Ag मिलेगा। या इसको अगर और ठीक कर लें, मोलर मास के टर्म्स में कर लें, तो क्या लिख सकते हैं, 2 फेरेडे से हमें क्या मिलेगा, 65 ग्राम Zn। यहां 2 फेरेडे से क्या मिलेगा, 63.5 ग्राम Cu। और यहां पर 1 फेरेडे से ही मिल जाएगा हमें 108 ग्राम Ag। अब अगर ये पता है तो बस हो जाएगा सवाल, कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि गिवन हमें क्या है, WAG कितना दिया है, 1.45 ग्राम, और हमको आई दे रखा है 1.5 एम्पियर, टी निकालना है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 108 ग्राम के लिए, मैं बहुत बेसिक से करता हूं, 108 ग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, 1 फेरेडे चाहिए। तो 1.45 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 1/108 इंटू 1.45 फेरेडे। बस, चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब इसको क्या, 145/10800 फेरेडे, इतना है। अब क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है ना, Q हमारे T निकालना है, Q है हमारे पास 1.5T। इसको कूलम में बदलेंगे, तो 145/10800, 1 फेरेडे का मतलब कितना होता है, 96500 कूलम, इंटू 96500 इज इक्वल टू 1.5T। यहां से सब कुछ सॉल्व कर देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा बच्चों, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। तो T क्या हो जाएगा, 145/108 इंटू 965/1.5। इसको यहां कर सकते हैं हम लोग, ठीक ठीक, सेकेंड्स। बाकी इसको सॉल्व करना है, करें, चलो कर लेते हैं, आप लोग कह रहे हैं तो कर लेते हैं। ये 5 से कटेगा, 5 3 15,
5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। 27 4 ज़ा 108, तो 29 4 ज़ा 116, ठीक है। ओके ओके ओके, 5 11 9 20, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 29 इंटू, इसको भी काट लें थोड़ा, ठीक है। 29 इंटू 9650 अपॉन, ठीक है, 108 इंटू 3 सेकेंड्स। करना हो तो कर सकते हैं, आप लोग कर लेंगे, इसे कर लेंगे ना, इसे कर लेंगे सर हम, टेंशन मत लो। ये 3 लिखा है, कर लेना इसे, पक्का आ जाएगा ये। अगर मैं अप्रोक्सीमेशन से कर दूं, अप्रोक्सीमेशन से तो मैं कर दूंगा अभी। ये वह टेंटेटिवली 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये टेंटेटिवली मैं इसको काटूंगा तो, सॉरी, इसका टेंटेटिव आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, 10 11 11 8 ज़ा 88, 8 कैरी, ये टेंटेटिव आंसर है। 11 8 ज़ा 88, 8 कैरी, 11 7 ज़ा 77, 7 कैरी, 11 6 ज़ा 7 कैरी 66, 4 कैरी। ये टेंटेटिव आंसर है, ये टेंटेटिव आंसर है, ये श्योर आंसर नहीं है। ये आप लोग देख लीजिए, कुछ इसी तरीके का आंसर आना चाहिए। ये टेंटेटिव है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है आंसर। सॉल्व कर रहे हैं तब एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये टेंटेटिव मैंने कुछ अप्रोक्सीमेशन के लॉजिक से लगा दिया है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। टाइम निकल गया, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट तो बहुत आसान है, दूसरा पार्ट तो बहुत आसान है। ये वाले दोनों लॉजिक से बता देता हूं आप लोग को। हमें कितना दे रखा है, एक तो ये भी लगा सकते हैं, ये लगाओगे पहले, पहले लॉजिक वाला बता दो कि पहले ये वाला बताओ? पहले लॉजिक वाला बता दो, वरना आप लोग फिर लॉजिक वाला सीखते नहीं हो ना। 1.45 ग्राम सिल्वर है हमारे पास, ठीक। अच्छा, इतना हम कह चुके हैं। 2 फेरेडे से हमें मिलता 65 ग्राम ऑफ जिंक। तो नंबर ऑफ फेरेडे तो निकाल चुके हो ना यहां पर, नंबर ऑफ फेरेडे नहीं निकाल चुके हो यहां पर, देखो क्यू की वैल्यू नहीं निकाल चुके हो, ये निकाल चुके हो कि नहीं निकाल चुके हो? 145 अपॉन कितना है हमारे पास, 145 अपॉन 10800 फेरेडे से कितना मिलेगा, 65 अपॉन 2 इंटू 145 अपॉन 10800 ग्राम। ये हो जाएगा जिंक का, ये जिंक के लिए है। कॉपर में यही करोगे तो कॉपर में यही क्या हो जाएगा, कॉपर में यही करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 फेरेडे से मिलता एक 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो फिर 145 अपॉन 10800 फेरेडे से कितना मिलता, 63.5 अपॉन 2 इंटू 145 अपॉन 10800 ग्राम ऑफ कॉपर। एक तो ये तरीका है जो लॉजिक वाला तरीका है, नंबर ऑफ फेरेडे पता है, 2 फेरेडे से इतना मिलता है, इतना फेरेडे से इतना मिलेगा। नहीं समझे? देख लो, मैंने सही सोच रहा हूं ना मैं। ठीक, ठीक है। इसको मैं चेक भी कर लूं जरा। 145 अपॉन 108 कितना होगा, 145 अपॉन 108, इसको तो मैं कर लूंगा, 1.37 ना, 370, तो 370 324 1.3 के करीब होगा। तो ये 1.3 और ये होगा 31.2 32 31.25 31.75 इंटू 1.3, 13×5 = 65, 6 कैरी, 13×7 = 91, 91 6, सही कर रहा हूँ ना? अच्छा ठीक है, अब 100 भी कर देंगे, ठीक है। 6 कैरी, 91 6 97, 9 कैरी, 13 9 = 117, 117 126, 13 3 = 39
एंड 39 प्लस 12 इज 51 अपॉन 100, तो ये क्या 5.16 ग्राम टेंटेटिवली, क्या इतना कुछ आया है? इतना कुछ आएगा क्या? कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं मैं? नहीं, ये 51.6 होगा, सॉरी, हाँ 0.516, ये टेंटेटिवली मेरे ख्याल से 0.516 ग्राम होना चाहिए। आंसर कितना है? कैलकुलेटर से एक बार मैं कर लूं क्या चेक? एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए जरा, मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूं। लॉजिक यही लगेगा, मैं श्योर हूं। एक सेकेंड दें। ठीक है, सही है। मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा। ये लॉजिक बिल्कुल सही है, सवाल ऐसे ही होगा, ये कर लीजिएगा। इसी तो मैं कैलकुलेशन करता नहीं हूं, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया, सॉरी। ये कर लेंगे। मैं दूसरे लॉजिक से जो आपको बता रहा था, दूसरे लॉजिक से जो मैं आपको बता रहा था, इस वाले लॉजिक से अगर आपका W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, ऐसे ना, या W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, तो मतलब मैं क्या लिखता हूं, WAG अपॉन W जिंक इज इक्वल टू, या W जिंक अपॉन WAG इज इक्वल टू E जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन EAG। अब ये कितना होता है? E जिंक कितना होता है? E जिंक होता है बच्चों, गिव मोलर मास अपॉन इसका 2 है फैक्टर, तो ये 65/2 अपॉन 108/1 है, तो ये हो जाएगा 65/2 इंटू 108, और यहां से WZN हो जाएगा 65/2 इंटू 108 इंटू WAG कितना आया था 1.45, और इसको भी हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा 2। देखिए ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल ठीक हैं, चाहे आप किसी भी लॉजिक से लगाओ। नहीं समझे? ऐसे ही करोगे, किसके लिए? ऐसे ही करोगे इस लॉजिक से, तो WCU कितना हो जाएगा? ECU कितना होता है? ECU कितना होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ CU हो जाएगा मोलर मास अपॉन 2, 63.5 अपॉन 2, तो फिर WCU कितना हो जाएगा? 63.5 अपॉन 2 इंटू 108 इंटू 1.45, जो कि ऊपर वाले से नहीं, सॉरी ये इससे नहीं मिलेगा, सॉरी ये मैंने गलत बना रखा है, ये इससे मिलता, और ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये इससे मिलता। आप चेक कर सकते हो, ये दोनों वैल्यूज एकदम मुझे लग रहा है वैसे ही आ रही है जैसी है। ठीक है, बात समझ गए? पक्का? ठीक, चलें? ठीक, लॉजिक समझ गए? पक्का? दोनों तरीके से मैंने बता दिया। कुछ आप लोग सोल्यूशन वगैरह कहीं देखेंगे तो ऐसे कभी दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मूविंग ऑन। तो फैराडेज लॉ के सवाल हो गए 3। मैंने क्लासिक सवाल कराए हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी लगा होगा आपको तीसरा वाला, लेकिन बेसिक यूनिटरी मेथड का लॉजिक है, लगाओगे तभी आएगा। गेट द प्रॉब्लम, डोंट थिंक 10 मिनट 20 मिनट लगे, खुद एक बार कर लो। सॉल्यूशन देखने के बाद खुद अगर एक बार नहीं किया तो वो सवाल आपको कभी नहीं आएगा। और एक बार इस तरह के सवालों में आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो केमिस्ट्री के सवाल में मतलब आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ, बट न्यूमेरिकल्स, फिजिकल केमिस्ट्री के, यू गिव मी एनीथिंग, मैं आंख बंद कर मतलब आंख बंद करके, मतलब मैं बेसिक लॉजिक से शुरू करके यूनिटरी मेथड लाकर मैं सब सॉल्व कर देता हूं। मैं कोई फार्मूला वगैरह ज्यादा याद ही नहीं रखता हूं, लेकिन वो ऑब्वियसली मैं 10 साल से, वही वाली बात है, मैं तो 10 साल से यही काम कर रहा हूं। एक कहावत है ना, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, कबीर का दोहा है ना। तो मेरी तो वही वाली कहानी है कि जड़ बुद्धि भी मेरी होशियार हो गई है, लेकिन आप लोग को तो खट से करना है, तो खट से करने में क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करिए और खुद ट्राई करिए। ठीक, चले चले,
सर ये आप कबीर के दोहे में बताया बहुत बहुत पुराने लगते हो। नहीं बेटा, थोड़ा पुरानी चीजें भी इंपॉर्टेंट है और नई चीजें तो। मैं नया भी हूं और पुराना भी हूं। आई एम ए वेरी गुड एमालगमेशन ऑफ द न्यू एंड द ओल्ड। बट मूविंग ऑन, पीछे छूट जाएंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव बात हो गई, सवाल हो गए। अब जरा कैसे क्या बनते हैं प्रोडक्ट्स, किस पे डिपेंड करते हैं, वो कर लेते हैं। इस पर भी कभी कभार सवाल आ जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या मिलेगा, एक क्वालिटेटिव डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज, इसका मतलब ई नॉट वैल्यू बेसिकली। इसका माने क्या है, इसका माने बेसिकली ई नॉट वैल्यू। अभी एक दो एग्जांपल से मैं समझाऊंगा अभी। एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बीइंग यूज्ड, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका यूज भी आपको दिखाऊंगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है, प्लैटिनम और गोल्ड है, it does not participate in the chemical reaction, acts only as a source or sink for electrons. If the electrode is reactive, it participates in the electrode reaction. अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉज करके नोट करना है। पॉज करके नोट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी एग्जांपल से इसको बात को जस्टिफाई भी करूंगा। चलें आगे, ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, अभी तो बस थोड़ा देर ही हुआ है। चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉरी, एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन इज एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ये आपने किया भी है क्लास 10 में। देख लेते जरा आयंस इन सॉल्यूशन क्या क्या है। इसमें होगा Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस, और पानी होगा OH माइनस एक्वस, या आप जैसा भी कहना चाहिए होगा। ठीक, अब एट, देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। एट एनोड या एट कैथोड पहले कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। किसका? ऑफ कैटायंस। रिडक्शन किसका होगा? कैटायंस का होगा। तो यहां पर ये दो लोग आएंगे। एक तो ये होगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस। इसकी जो वैल्यू होती है वो याद होनी चाहिए आप लोग को। ये कितना होता है? H प्लस प्लस H2 गिव्स, ये कितना होता है? 0 वोल्ट। ये तो शी है ना। और दूसरा पॉसिबिलिटी है और Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड। इसकी जो ई नॉट वैल्यू होती, शायद मुझे याद है, तो ये है कुछ बहुत ज्यादा, -2.7 ऐसे कुछ होती है। तो ऑब्वियसली रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? ई नॉट वैल्यू के। जितनी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी उतना रिडक्शन होगा। तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, ये नहीं होगा। इसी के उल्टा अगर हम बात करें क्या, किसकी? एट एनोड, यहां पर क्या होना? ऑक्सीडेशन होना है। क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन होना है। क्या क्या हो सकता है? Cl माइनस से बन सकता है। यहां पर क्या जाएगा? ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट? एनायंस। Cl माइनस से क्या बन सकता है? हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। इसकी ई नॉट वैल्यू होती है कुछ मेरे ख्याल से 1.36 वोल्ट, शायद इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। ठीक, और एक और रिएक्शन हो सकता है, OH माइनस से बन जाए O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 OH माइनस ले लें। इसका ई नॉट वैल्यू होता है 1.23 वोल्ट। यहां पर क्या होना? ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट वैल्यू ना। तो कौन सा रिएक्शन होना चाहिए यहां पर? जितनी कम ई नॉट वैल्यू वो रिएक्शन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए यहां पर? मैं सही बोल रहा हूं, एक सेकेंड। ऑक्सीडेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट वैल्यू। हाँ ठीक है। तो रिएक्शन क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था ना, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ही ध्यान देना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, एक टर्म है ओवर पोटेंशियल, ये याद रखना है। ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। ड्यू टू ओवर पोटेंशियल
ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस डज नॉट हैपन। होता क्या है, रेदर ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस टू Cl2 हैपेंस। होता क्या है बच्चों कि यहां पर होना चाहिए था ये Cl माइनस वाला रिएक्शन, सॉरी OH माइनस वाला रिएक्शन, लेकिन होता क्या है Cl माइनस से Cl2 का, या सॉरी हाफ Cl2, हाँ, ये रिएक्शन होता है, ये नहीं हो पाता। एक टर्म है ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल का मतलब रिएक्शन स्लो होता है, रिएक्शन वेरी स्लो है यहां पर, वेरी वेरी स्लो, ये फीसिबल नहीं होता है, काइनेटिकली फीसिबल नहीं होता है, ये इसको बोलते हैं काइनेटिक केमिकल स्पीड। ओवर पोटेंशियल, काइनेटिकली फीसिबल नहीं होता है ये रिएक्शन OH माइनस वाला, इसलिए ऊपर वाला रिएक्शन हो जाता है। और अगर इसको समराइज कर कर, इंपॉर्टेंट बात है, इसको समराइज कर कर जो आपने 10th में भी पढ़ा था, क्या मिलता था, NaCl एक्वस प्लस 2H2, कुछ ऐसा करते थे ना शायद, Na प्लस एक्वस ये रह जाएगा सॉल्यूशन में, OH माइनस एक्वस ये भी रह जाएगा सॉल्यूशन में, मिल जाएगा Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ये कहां मिलता था, ये मिलता था एट एनोड, ये कहां मिलता था एट कैथोड, और ये जो चीज है ये इन सॉल्यूशन रह जाती थी। ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। बैलेंस्ड नहीं है, 2 करेंगे, वैसे बैलेंस आप लोग कर लेंगे, 2Na प्लस हो जाता, 2H2O है तो ठीक है, 2OH माइनस 2O है, ठीक लग रहा है वैसे, 2 है 4H है, ठीक है सही है। बाकी बैलेंसिंग में कोई दिक्कत होगी, लॉजिक समझ जाइए। एनोड पे मिलेगा ब्राइन सॉल्यूशन का, ये क्या है, एक्वस NaCl मतलब ब्राइन सॉल्यूशन। नमक को पानी में जब मिलाया गया तब हमें क्या मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे। कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, एनोड पे मिलेगा Cl2 गैस। इसमें यह बात इंपॉर्टेंट थी, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, क्या शब्द इस्तेमाल किया था, ओवर पोटेंशियल रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस, या वाटर भी कई बार लिखते हैं और वाटर भी कर सकते हैं, और H2O डज नॉट टेक प्लेस, डज नॉट टेक प्लेस। एनसीईआरटी में शायद आपको यही रिएक्शन कुछ ऐसे लिखा हुआ हो, जैसे हमने लिखा था ना 4OH माइनस गिव्स, क्या लिखा था हमने, क्या लिखा था, 2H2O प्लस O2 ना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों तरफ H+ जोड़ दीजिए तो इधर हो जाएगा, ये 2H2O गिव्स 4H+ जोड़ देंगे तो 4H2 हो जाएगा, तो 2H2O ये कट जाएगा और ये बन जाएगा 4H+ प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। दिस सेम थिंग, ये दोनों सेम चीज। इसमें अगर दोनों तरफ 4H+ और इधर भी 4H+ जोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कहानी यही बन जाएगी, तो आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे भी लिखा हो तो बात वही है, ठीक, नहीं समझे। यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है पानी का, देखिए कैसे हो रहा है। यहां देखिए इसका O का -2 है, -2 से किस में जा रहा है, इधर 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। H+ तो H+ ही, ठीक है। खैर, तो ये बात है, ये बात समझने वाली है, पॉज करके नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में केस स्टडी में ओवर पोटेंशियल वाली बात पक्का पक्का पूछी जाएगी, तो ध्यान से कर लेना। होना चाहिए था ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस या पानी, लेकिन होता है Cl माइनस का ऑक्सीडेशन, पानी का नहीं हो पाता है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, जिसका मायने ये है ये रिएक्शन बहुत स्लो है, ये रिएक्शन काइनेटिकली बहुत स्लो है, माफ करिएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगा। चले आगे, चलो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl क्या है। अब देखो यहां पर, देखो वहीं मैं बता रहा ना, मॉल्टन NaCl में आयंस क्या क्या होंगे, यहां 2 ही आयंस होंगे, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं, कुछ और नहीं है। Na+ मेल्ट है, एक्वस नहीं लिखेंगे, और Cl- मेल्ट है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी होगा। क्या होगा, एट एनोड
कौन जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, एनायन जाएगा। Cl माइनस से सीधे क्या मिल जाएगा, Cl2 हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड क्या होगा, सिर्फ Na प्लस है, Na प्लस जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, NaCl मॉल्टन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, Na सॉलिड मिलेगा प्लस हाफ Cl2 गैस मिलेगा। ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको कहां पर, कैथोड पर। ये कहां बनेगा, एनोड पर। बस तो ये कंपेयर करो, वहां एक्वस था तो बिल्कुल अलग चीजें थी, और यहां मॉल्टन स्टेट में ये मिल जाएगा। तो पहली वाली बात, आयंस कौन कौन से हैं, आयंस कौन कौन से हैं इस पर डिपेंड करता है, आयंस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कौन कौन से आयंस हैं या इनका इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल कितना है, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चले आगे, बहुत सिंपल था, इसमें तो कुछ बात खास बात थी ही नहीं, इसमें तो ई नॉट वी नॉट कुछ वैल्यू नहीं, देखिए दो ही आयन है, एक कैटायन एक एनायन, ऐसा ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। चले आगे, पक्का, चलो सर। हाँ ये देखिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए चाहे डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, इन दोनों में ही आयंस इन सॉल्यूशन क्या क्या है, एक है H प्लस, कैटायन देखो सेम है दोनों में, एनायंस क्या क्या है, OH माइनस है और SO4 2 माइनस है। अभी आपको मेमोराइज करना है, जेई में भी आ चुका है, चाहे कुछ भी हो बोथ में, यहां पर मैं एट कैथोड क्या लिखूंगा, एक ही आयन है तो कैथोड पर तो यही होगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस, इसके बारे में सोचना नहीं है। यहां पर भी सेम होगा, यहां पर भी एट कैथोड, थोड़ा रफ्तार तेज कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा खत्म करना है बेटा, वरना बहुत लेट हो जाएगा। यहां पर भी क्या होगा, हाफ H2 गैस। ये तो दोनों जहां बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान देना, एट एनोड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, डाइल्यूट है ना, ये क्या है, डाइल्यूट SO4 2 माइनस है ही नहीं ज्यादा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ H2O टेक्स प्लेस, या जैसा आप देखना चाहिए H2O टेक्स प्लेस। क्या हो जाएगा ये, H2O 2H2O gives O2 गैस प्लस 4H प्लस एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये होगा, सही कह रहा हूं, ठीक है, ठीक। लेकिन यहां पर बिकॉज SO4 इज माइनस, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज SO4 2 माइनस इज वेरी लेस। कॉन्सेंट्रेटेड में, जहां कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों, वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ SO4 2 माइनस टू थायोसल्फेट आयन H2O8 2 माइनस टेक्स प्लेस एट एनोड। कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे रिएक्शन तो पूरा याद नहीं है। SO4 2 माइनस 2 गिव्स H2O8 2 माइनस प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इफ आई एम राइट। अब ये ऑक्सीडेशन क्यों है, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट से चेक करोगे तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 होता है ना, और यहां +6 से तो ऊपर जाएगा नहीं। S2 माइनस कितना होता है, एक मिनट, -16 खैर ये होता है। अब इसका मुझे एक चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही है इसमें, वो बाद में बता दूंगा मैं। ये इसमें ऑक्सीडेशन होता है, ये यहां आप देख सकते हो, इससे आप निकालोगे तो +7 वैल्यू आ जाएगी।
इससे आप निकालोगे तो +7 वैल्यू आ जाएगी। ये रिएक्शन है, थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये रिएक्शन है, आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। इसमें थायोसल्फेटो आयन बन जाता है और वहां पर H2O8 2- और वहां पर क्या होता है, वहां पर डाइल्यूट में पानी का ऑक्सीडेशन होता है, O2 गैस मिलती है एनोड पर, और इसमें थायोसल्फेट आयन H2O8 2- हमें मिल जाएगा। कहां पर कहां पर कहां पर एनोड पर, कैथोड पर, दोनों में ही H2 गैस मिलेगी। ठीक बात, पक्का? पॉज करके नोट करना और मेमोराइज करना है। जेई में आ चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम नहीं, मतलब क्या कहते हैं, केस स्टडी, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन कहीं पर भी आ सकता है, तो प्लीज मेमोराइज करना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, पक्का? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें क्या क्या आयंस हैं? जहां देखो ये जहां ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है ना, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है, ठीक? कुछ नहीं सोचना है यहां पर, इसमें वही है H+ एक्वस है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। OH- एक्वस है, NO3- एक्वस है, और यहां Ag+ एक्वस था। जब सिल्वर इलेक्ट्रोड है, यहां की शब्द क्या है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, कैथोड एट बोथ कैथोड एंड एनोड, जो रिएक्शन होगा एट एनोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो पार्टिसिपेट करेगा, कुछ सोचना ही नहीं इसमें आपको। ये हो जाएगा Ag+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, और यहां पर होगा Ag गिव्स Ag++ इलेक्ट्रॉन। मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोड्स के साथ Ag इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, and Ag+ aqueous comes into solution at anode, ये हो जाएगा। लेकिन जहां पर प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, जहां पर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, वहां पर क्या होगा, एट कैथोड तो यही होगा। देखिए मेमोराइज करना पड़ेगा, एट कैथोड तो यही होगा, Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag सॉलिड। एट एनोड क्या होगा, एट एनोड क्या होगा बच्चों, यहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ OH- टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन आप लोग खुद लिखेंगे, ये रिएक्शन आप लोग खुद लिखेंगे। पॉज कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, आप भी पानी पी लीजिए जरा, और इस रिएक्शन को खुद लिखिए। चले आगे, ये रिएक्शन लिखूं क्या, आपको पता है ना ये वाला, मैं लिखूंगा नहीं अब, ये आप लोग खुद कर लेंगे। 4OH- गिव्स 2O2 + H2, O2 + 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन्स। चले, हो गया? ये मेमोराइज करना पड़ेगा बेटा। एनसीईआरटी का जो लास्ट, जहां पर भी कॉपर सिल्वर में, जहां पर भी इलेक्ट्रोड भी कॉपर सिल्वर का है, वो दोनों जहां रिएक्शन वही होगा, वो डिसॉल्व भी होगा और वो डिपॉजिट भी होगा। लेकिन अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वहां पर तो ये हो जाएगा कि H+ इसकी वैल्यू ज्यादा होती है इनॉट की, लेकिन एनोड पर ऑक्सीडेशन OH- का हो जाएगा। ये आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, क्योंकि इस पे फिर एक अलग से मैं 2 घंटे का लेक्चर हम लोग बना सकते हैं। चाहेंगे अगर आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे तो मैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कंपेयर करके कैसे करते हैं थोड़ा बता दूंगा। सीबीएसई के लिए भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उसको फोकस करके चीजें बता रहा हूं। शैल वी, चलो ठीक है। अब लास्ट पार्ट है चैप्टर का, बहुत सिंपल है, सेकंड लास्ट पार्ट बहुत सिंपल है। यहां तो ये देखिए, इसके आगे वाला हिस्सा आपको थोड़ा मेमोराइज करना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे मैंने कॉलम्स बनाए हैं, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड का रिएक्शन क्या है, कैथोड का रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, यूज क्या है, यह आपको सारे सेल में मेमोराइज करना पड़ेगा। देयर इज नो टू वे अबाउट इट, सो सॉरी, लेकिन ये मेमोराइजेशन का पार्ट है, आपको थोड़ा करना पड़ेगा। 4-5 सेल्स हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ्यूल सेल है, जो एग्जाम में जिस पे सवाल केस स्टडी में बहुत ज्यादा आता है, तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा।
ठीक। दो तरह की बैटरीज होती है। ये बेसिकली हम जब बात कर रहे हैं यहां पर, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं गैल्वेनिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल्स की। उसमें कभी कभी उनका जब चार्जिंग होगी तो वो इलेक्ट्रोलिटिक की तरह बिहेव करेंगे, वो आगे हम आएंगे। दो तरह की बैटरीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज का माने क्या है, ये नॉन रिचार्जेबल है और ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। नॉन रिचार्जेबल, जो आप लोग किस में इस्तेमाल करते हो, टॉर्च में इस्तेमाल करते हो, अपने टीवी के रिमोट में इस्तेमाल करते हो एक बार, या घड़ी में इस्तेमाल करते हो, एक बार इस्तेमाल हो गई रिप्लेस करके नई बैटरी लगाते हो। तो वो सारी बैटरी वही है। लेक्लैंची सेल वो जो इस्तेमाल होता है, या मरकरी सेल, बटन सेल भी जिसे बोलते हैं, ये सब नॉन रिचार्जेबल, एक ही बार इस्तेमाल हो सकती है। सेकेंडरी बैटरीज रिचार्जेबल, कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स। इसमें ये लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी है, या आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो सेकेंडरी बैटरी है। निकल लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी, जो आपके गाड़ी में होती है, इन्वर्टर वगैरह में होती है, जो बड़ी सी व्हाइट रंग की बैटरी होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, लेड के रॉड्स होते हैं। गाड़ी की जो बैटरी होती है वो लेड स्टोरेज बैटरी, बार बार रिचार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, चार्ज होती है। तो वो सेकेंडरी बैटरी है, जो एक बार में लाइफ खत्म हो जाती है, उसकी दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती, वो प्राइमरी बैटरी है, जिसे बेसिकली लेक्लैंची सेल और मरकरी सेल हमें करना है। ये सब नोट करना है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं, पॉज करके नोट करते जाएंगे आप लोग। चलो अगला पहला जो सेल हमें करना है वो है ड्राई सेल या लेक्लैंची सेल। देख ही पा रहे होंगे आप लोग, इसमें क्या है, एनोड क्या है, इसमें जिंक कंटेनर, ये आपका एनोड है, और ये जो कैथोड है, जो कार्बन इलेक्ट्रोड है, वो इसका आपको ऐसे ही लिखना है, खोल के अंदर से दिखाया जा रहा है। और यहां पर जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड। सर आपने तो लिख रखा है, मेमोराइज तो हमें करना पड़ेगा। मैंने भी मेमोराइज किया था बेटा, करना तो पड़ेगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है, याद करना पड़ेगा। एनोड है जिंक कंटेनर, कैथोड है कार्बन या ग्रेफाइट रॉड, और इलेक्ट्रोलाइट है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2। रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शंस भी याद करने पड़ेंगे। एट एनोड जिंक गिव Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स, और एट कैथोड इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं कैसे हो रहा है, तो यहां Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हो +4 है, और यहां पर ये देखिए ये +3 हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, +3 हो जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना। ओवरऑल इसको सबको जोड़ दीजिए, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, जोड़ दीजिए इसको, फिर लिख दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। अरे सर कितना याद कर बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये याद करना पड़ेगा। देयर इज नो, मैं कुछ निमोनिक्स वगैरह भी इसमें नहीं बता सकता, इसमें तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, लिख के ही याद होगा ये, इसका कोई विकल्प नहीं। लिखेंगे एक दो बार तो याद हो जाएगा। किस्मत रही तो हो सकता है आपको कुछ और चीजें पूछ ले, लेकिन आपको वी कैन नॉट टेक चांस फ्रॉम आवर साइड, हम चांस तो नहीं ले सकते, हमें तो हर चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक बात है कि इसमें एक छोटी सी एक दो चीज, इसका यूज क्या होता है, ये यूज किसमें होता है, जैसा कि हमने बताया ही, पॉज करके आपने कर लिया था ना, प्लीज 1 मिनट पहले कर लीजिए, पहले पॉज करके इतना। यूज तो मैं यही लिख दे रहा हूं, इसका यूज किसमें है, ट्रांजिस्टर में होता है, और ट्रांजिस्टर में होता है मोबाइल सॉरी वॉच में होता है, क्लॉक में नहीं, क्लॉक में होता है, सॉरी वॉच नहीं, क्लॉक में होता है, सॉरी क्लॉक में, दीवार घड़ी, टॉर्च में होता है इसका इस्तेमाल। बाबा आपके होंगे ना जो दादाजी, बड़े बड़े टॉर्च लेके रखते थे, अब तो लोग मोबाइल से चलाते हैं तो सब हो जाता है, तो ये सब इसका इस्तेमाल है। ठीक, जो ये अमोनिया गैस, यही लिख देता हूं मैं शायद, जो अमोनिया गैस रिलीज होती है, NH3 गैस रिलीज्ड फॉर्म से कॉम्प्लेक्स विद Zn2+, ऐसा Zn NH3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रखा है आप लोग ने। ये इसमें एक और बात है जो ध्यान देने वाली है, इसमें एक और बात है कि ये थोड़ा मेमोराइज कर लें। व्हेन केप्ट ओवर ए लार्ज टाइम, अनयूज्ड, जब बहुत दिनों तक अनयूज्ड रख दोगे, अनयूज्ड, इट डिस्चार्जेस कभी कभी एग्जाम ड्यू टू
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, अभी आप ये टर्म थोड़ा आप लोगों को फिजिक्स से पता होगा, ये आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। ये लंबे टाइम तक इसको आप अनयूज रख दोगे तो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये एक्चुअली में इसमें जो आयंस है ना वो सॉल्यूशन में एक्वस वाले आयंस हैं। इन एक्वस वाले आयंस के कारण समस्या पैदा होती है। ये जो एक्वस वाले आयंस हैं इनके कारण समस्या पैदा होती है, जिसको हम अलग टेक्निकल भाषा में कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के कारण बहुत दिनों तक रख दोगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता रहेगा। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता रहेगा। ये सवाल एग्जाम में एक दो बार आ चुका है कि बहुत दिनों तक रख दिया जाए लैक्लाइनची सेल को तो डिस्चार्ज क्यों हो जाता है अगर अनयूज के बावजूद, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्योंकि ये इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है जिसके कारण इसके, और या जिसको शब्दों में कहा जाए इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ये डिस्चार्ज हो जाता है। चलो आगे, पक्का यूज बता दिया, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस, यही सारे सेल्स में करना है आपको, ठीक है। अगला सेल कौन सा है, घड़ी वाला, वॉच, हाथ घड़ी, वॉच जो आप लोग लगाते हैं। मरकरी सेल या बटन सेल ऐसा होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने, छोटे से बटन जैसा होता है। इसमें एनोड क्या है, जिंक एचजी एमालगम। इसमें एनोड क्या है, जिंक एचजी एमालगम। कैथोड क्या है, पेस्ट ऑफ एचजीओ एंड कार्बन। यह आपका एनोड है और यह आपका जो ये पिंक में यह आपका कैथोड है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO, ठीक। एनोड पे क्या रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से जिंक किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, H2HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रिडक्शन +2 से 0 में जा रहा है। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो दोनों जोड़ देंगे तो ये OH- कट जाएगा, कुछ ऐसा रिएक्शन बन जाएगा। अब इसकी देखिए खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या, इन ओवरऑल रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन ओवरऑल रिएक्शन नो एक्वस स्पीशीज आर इन्वॉल्व whose concentration can change. Therefore, cell potential important है, remains constant for lifetime, remains constant while it is used, वेरी नहीं करता है। पिछले वाले में सेल पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है, यह कभी नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी एक्वस स्पीशीज जिसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सके उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके लिए पूरे लाइफ टाइम के लिए इसका जो सेल पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर आप देख सकते हो कोई भी आयनिक स्पीशीज नहीं है, कोई भी आयनिक स्पीशीज नहीं है, इसीलिए इसका सेल पोटेंशियल लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है। इसका यूज लो करंट डिवाइसेस में होता है। यूज किस में होता है, लो करंट डिवाइसेस, जैसे क्या, हाथ घड़ी, वॉच, प्रोमिनेंट इस्तेमाल वॉच, और तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, वॉच बहुत प्रोमिनेंट इस्तेमाल है। लो करंट डिवाइस या हियरिंग एड्स, हाँ हियरिंग एड्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, सॉरी याद आ गया, हियरिंग एड्स। यूज भी लिखना है, छोड़ नहीं सकते बच्चों, कितना लिखवाओगे सर, बस लास्ट पार्ट, लास्ट लैब पे हम लोग खत्म करने की तरफ है, बस हो जाएगा। चले श्योर, चलो अगली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है सबसे। अगर इन सब में से आपको याद तो सारे करने हैं लेकिन ज्यादा मजबूती से, ज्यादा ध्यान से किसको याद करना है, लेड स्टोरेज बैटरी, सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी, देख के भी याद आ रहा होगा। घरों वगैरह में इन्वर्टर में लगती है, या आपके पास गाड़ी होगी तो गाड़ी में ये बैटरी लगती है। ऐसे लगे तो 2 टर्मिनल्स लगे होते हैं लाल और ब्लैक रंग के, पॉजिटिव नेगेटिव। तो लेड स्टोरेज बैटरी, इसमें एनोड क्या होता है, लेड रॉड्स होती है, लेड की रॉड्स होती है, जैसा आप यहां पर दिख रहा है आपको ना, हाँ ठीक। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये जो हिस्सा, ये आपका है कैथोड। देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आप। और ये जो लेड प्लेट्स है ये आपका एनोड है। और 38% सोल्यूशन ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, H2SO4, ठीक ठीक।
नोट करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉज करके नोट करें अच्छे से। चलो चलो, अब इसके रिएक्शंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज लिखने पड़ेंगे आपको, मेमोराइज करके 2 बार अभी तुरंत लिखिएगा। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग का मतलब जब लाइट घर में गई है। अब एक बात थोड़ा समझ, डिस्चार्जिंग चार्जिंग, इन्वर्टर मान लीजिए आपके घर में लगा होगा, जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर की बैटरी का इस्तेमाल होने लग जाता है, वो करंट भेजने लग जाता है, वो डिस्चार्ज होता है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जब लाइट आ जाएगी, जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाएगी तो बैटरी चार्ज होती है, मतलब वो उस समय इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम कर रही है। और जब डिस्चार्ज हो रही थी, जब लाइट गई थी, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी दे रही थी। बाद में हम उसको इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं चार्ज करने के लिए, उस समय वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करती है। इसमें रिएक्शंस क्या है? एनोड पर लेड Pb0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, से PbSO4 मतलब +2 में चला जाता है, यहां 0 से +2 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर। कैथोड में ये +4 से +2 में जा रहा है, इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। और इन दोनों को, इस पूरी चीज को मैं क्या लिखता हूं? 2H2SO4 लिख सकता हूं, जो मैंने नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं। दोनों के रिएक्टेंट साइड जोड़े, ये और ये मिला के, मतलब ये और ये मिला के, ये और ये मिला के 2H2SO4 हो जाता। तो Pb plus 2H2SO4 plus PbO2 gives 2PbSO4 plus 2H2। ड्यूरिंग चार्जिंग ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, उल्टा, रिवर्स्ड। ओवरऑल रिएक्शन के लिए बोल रहा हूं, लेकिन पहले ये लिख लेते हैं। इसमें देखिए ड्यूरिंग चार्जिंग कैसे याद करेंगे? रिवर्स the reaction of anode and it becomes cathode। माने एट कैथोड हम क्या लिखेंगे? उल्टा, रिवर्स रिएक्शन ऑफ एनोड। क्या हो जाएगा ये? ऊपर से देखिए, ऊपर से देखिए क्या हो जाएगा ये? एट एनोड जो है, तो एट कैथोड एनोड का उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, माने PbSO4 plus 2 electrons gives Pb plus SO4 2 minus। ऐसे ही एट एनोड क्या हो जाएगा? रिवर्स रिएक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड का उल्टा रिएक्शन हो जाएगा एनोड पर, कैथोड का उल्टा रिएक्शन माने PbSO4 plus 2H2O gives PbO2 plus Pb plus SO4 2 minus plus 4H plus। और अब इसको जब जोड़ोगे तो ओवरऑल देखो इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा। देखो जोड़ो, ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। 2PbSO4, देखो यहां रिएक्टेंट साइड में क्या है? 2PbSO4 प्लस 2H2O। राइट हैंड साइड देखो क्या है? Pb है, PbO2 है। इन सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2H2SO4। ठीक उसका उल्टा यहां पर हो जाएगा, ठीक इसी का उल्टा रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा यहां पर हो गया है, रिवर्स रिएक्शन हो गया है। और कैथोड क्या बन जाएगा? इसका उल्टा, ये देखो इसका उल्टा, ये है, सॉरी, इसका उल्टा कैथोड बन जाएगा, इसका उल्टा एनोड बन जाएगा, इसका उल्टा एनोड बन जाएगा, इसका उल्टा कैथोड बन जाएगा। एनोड का उल्टा कैथोड का रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड का उल्टा एनोड का रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे याद करना है। इन रिएक्शंस को पलट दो तो ये एट कैथोड हो जाएगा, एट एनोड बन जाएगा, और ओवरऑल रिएक्शन भी उल्टा हो जाएगा। ड्यूरिंग चार्जिंग होगा। यहां पर वो कैसे बिहेव कर रहा है? किस सेल की तरह? यहां पर बिहेव कर रहा है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहां पर कैसे बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यहां पर कैसे बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल। बात समझे? पक्का? श्योर? पॉज करके नोट करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज तो आपको पता ही है, यूज क्या है इसका? इन्वर्टर मैंने बताया, इन्वर्टर, ऑटोमोबाइल्स, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है।
ये एग्जाम में पक्का आता है, जेई में भी कई बार आ चुका है, तो आप लोग को मेमोराइज होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज करके नोट करो और मेरी गुजारिश होगी कि आप तुरंत ही इसे 2 बार लिखें। चलो आगे, पक्का, श्योर? चलो चलो गाइस, बस एंड पे है, ज्यादा नहीं है कुछ, बहुत थोड़ा सा। निकल कैडमियम सेल, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ड्यूरेबल ज्यादा होता है, बट ड्यूरेबल होता है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ड्यूरेबल होता है। खैर, तो याद थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बेसिकली याद कर लीजिए। ओवरऑल मैंने सिर्फ अलग से रिएक्शन नहीं लिखा ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। इसमें एनोड होता है NiOH निकल हाइड्रोक्साइड NiOH ट्वाइस, और मेटल कैडमियम होता है कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन है, मैं ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक्स पता होने चाहिए एग्जाम में। चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ तो आ सकता है, यूजुअली नहीं आता है लेकिन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अलग से लिखने का भी रिएक्शन मन होगा तो ये 0 से +2 में जा रहा है, तो ये आपका किस चीज का रिएक्शन हो जाए, कहां पर हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, एनोड पे होगा। अगर किसी का मन करे अलग से लिखने का, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कहां का रिएक्शन है, कैथोड का। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये +3 है यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां ये यहां ये +2 हो गया है, ध्यान से आप देखोगे तो Na+2 बन गया है। +3 से +2 गया, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड हो गया है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन अलग से लिखना हो तो उसको भी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक है कि बहुत एक्सपेंसिव है ये। चले चले, चलो सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, इस पर पक्का सवाल आएगा 110%। फ्यूएल सेल्स आजकल जिसका इस्तेमाल हम लोग किसमें भी कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह चल रहा, मतलब आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह आ रही है ना, ईवी, आजकल तो ईवी रेवोल्यूशन चल रहा है ना, उसमें इनका इस्तेमाल होता है फ्यूएल सेल्स। डेफिनेशन से लेके सब कुछ इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन्ड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, जलाते नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू। कंबशन भी ऑक्सीडेशन है लेकिन वहां पर बहुत वेस्टेज होता है फ्यूल का। यहां पर कंबशन रिएक्शन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से, सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, तो उसे बोलते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एक्सेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इसको बिना जलाए हम लोग सीधे H2 या O2 या H2 या मीथेन, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग उनको बिना जलाए एनर्जी ले लेते हैं। ऐसे सेल को बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के द्वारा। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूज इज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जो भी हम लोग पढ़ेंगे। द सेल वॉज यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। The water vapors produced during the reaction were condensed and added to the drinking water supply for the astronauts. पॉज करके नोट करें, की पॉइंट्स हैं, बात समझ में आ गई है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पॉज करके नोट करें। चलो, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज डिफाइन फ्यूल सेल्स, तो यही लिखना पड़ेगा। चलो सर, सॉरी, एक मिनट वेट कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ा नाराज हो जाता है, इसका ओवर यूज करो तो नाराज हो जाता है ये। ठीक, वर्किंग कैसे काम करता है देख ही रहे हैं आप लोग। यहां पर H2 गैस और O2 गैस में फीड करते हैं। बोथ कैथोड एंड एनोड आर मेड अप ऑफ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ये है आपके कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये आपके कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस NaOH इस्तेमाल होता है इसमें, NaOH एक्वस इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। कैटलिस्ट्स लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और निकल मेटल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये समझने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये दोनों बातें नोट कर लें और ये बना भी लीजिए, ये बना भी लीजिए। H2 फिल एनोड पे H2 का रिडक्शन, अभी देखते हैं रिएक्शन भी O2 का ऑक्सीडेशन होगा यहां पर, और हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा।
बना लीजिए, पहले दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए, तीसरा पॉइंट ठीक है समझ जाएंगे आप। क्या रिएक्शन इस पे एट एनोड, जैसा कि मैंने कहा H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जीरो से किस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, देखिए जीरो से +1 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पर, और यहां पर देखेंगे इसका रिडक्शन हो रहा है O2 गैस का, ये जीरो से -1 -2 में आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, OH- जो कि इलेक्ट्रोलाइट से मिला था कट जाएगा, हो जाएगा 2H2O। ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये रिएक्शंस भी आपको याद करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पक्का केस स्टडी में या कहीं पूछा आता है, मैंने कई बार देखा है ये, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स, पहला एडवांटेज क्या है, इसमें वेस्टेज ऑफ फ्यूल नहीं होता। फ्यूल सेल्स प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% की टर्म कंपेयर्ड टू थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज 40%। तो वेस्टेज नहीं होता है, वेस्टेज ऑफ फ्यूल बहुत कम होता है। फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें नहीं निकलती हैं। इनके दूसरे प्रॉब्लम्स हैं कि फ्यूल सेल्स को डिस्पोज करना, जो इसमें इलेक्ट्रिक वेस्ट निकलता है उसको डिस्पोज करना प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें नो CO2 SO2 इस तरह की गैस नहीं निकलती है, नो CO2 SO2 इस तरह की कोई चीज नहीं निकलेगी इसमें, तो पोल्यूशन फ्री है रिलेटिवली, और ये इनकी एफिशिएंसी 70% होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, एग्जाम में काफी पूछा आता है, तो पॉज करके नोट कर ले। फ्यूल सेल्स मैं पहले बता दे रहा हूं, ये दोनों ही स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूल सेल्स को लेकर। डेफिनेशन इसकी, वर्किंग इनके क्या क्या चीजें हैं, सिंपल रिएक्शंस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात डेफिनेशन, एडवांटेज इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन और एडवांटेज इसका सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो सर, मूविंग ऑन, लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, कोरोजन। सारे सेल्स हो गए, कौन कौन से सेल हमने किए, हमने किया लेक्लैंचे सेल, दूसरा हमने क्या किया, मर्करी सेल या बटन सेल, तीसरा किया हमने लेड स्टोरेज बैटरी, चौथा किया हम लोग ने निकल कैडमियम बैटरी, थोड़ा सा छोटे में ही किया, पांचवा डिटेल में किया फ्यूल सेल्स। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कोरोजन। कोरोजन आप लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, या जो सिल्वर के सामान होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें वो क्या बोलते हैं इसे, ब्लैक डिपोजिशन सिल्वर सल्फाइड का, तो वो, या कॉपर के बर्तन आपने देखे होंगे घर में जो होते हैं, ग्रीन डिपोजिशन कॉपर कार्बोनेट का। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिससे मेटल्स खराब हो जाते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और जो एसिडिक गैसेस है उनके कारण, इस फिनोमेना को बोलते हैं कोरोजन। आपने क्लास 10 में डिटेल में पढ़ा था, और ये भी पढ़ा था आपने कि अगर हम लोग दोनों होना चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और वो भी चाहिए क्या H+ एक्वस भी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और एसिडिक गैसेस चाहिए। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो कोरोजन नहीं हो पाएगा। ठीक, अभी वो आगे भी देखेंगे तो और बात समझ में आ जाएगी। क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का माने क्या, O2, एंड एसिडिक गैसेस लाइक CO2, NO2 एक्सेट्रा, and acidic gases like CO2, NO2 etc. The rusting of iron, tarnishing of silver, deposition of black coating of, coating की spelling गलत है, silver sulfide, development of green coating on copper and bronze are some of the examples of corrosion। ठीक है, पॉज करके नोट कर ले, कुछ खास बात नहीं है, इससे काफी नुकसान वगैरह होता है। और जो चीज ज्यादा पानी में रहती है, सीधे टैप वगैरह हो जाते हैं, जो इस तरह की चीजें बहुत जल्दी कोरोड होती है, शिप्स, तो बहुत समस्या पैदा करते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी हम लोग देखेंगे। पहले इसका हम लोग, ठीक है, तो डेफिनेशन वाली बात हो गई। केमिस्ट्री के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोरोजन एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो इसको ध्यान से समझना है। एक कोई जगह है इसमें, ये देखिए, ये वाली जो जगह है, एक कोई स्पॉट है इसमें, ये वाला जो स्पॉट है आपका, यहां पर ये जो रिएक्शन हो रहा है Fe से Fe2+, ये किस तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह। एक दूसरा स्पॉट है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, और एक दूसरा स्पॉट है, ये वाला जो स्पॉट है, ये वाला, ये काम कर रहा है आप कैथोड की तरह। बात समझ रहे हैं, Fe से Fe2+ बन रहा है। एज शोन एट वन ऑफ द स्पॉट्स, पॉइंट वाइज नोट करना इंपॉर्टेंट है काफी। एज शोन एट वन ऑफ द स्पॉट्स ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड इट बिहेव्स एज एन
इज एन एनोड। यहां पर रिएक्शन क्या होगा, Fe सॉलिड से क्या बनता है, Fe2+ एक्वस। इसकी E0 वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है, खैर ये रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, ये एनोड पे हो रहा है, ये इसका एनोड वाला पार्ट है। अब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट द एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल, मेटल के थ्रू जाते हैं एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑफ द मेटल एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये H+ कहां से आएगा, विच इज बिलीव्ड या विच इज अवेलेबल फ्रॉम H2CO3 formed due to dissolution of carbon dioxide from air into water. Hydrogen ion in water may also be available due to dissolution of other acidic oxides from the atmosphere. Other acidic oxides जैसे SO2 हो गई, NO2 हो गई, इनसे भी हो सकता है। ये सबसे की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसी कारण एक सवाल बनता है, एल्कलाइन मीडियम, अगर एल्कलाइन मीडियम मतलब अगर OH- आयंस दे दें, neutralizes H+ and therefore prevents corrosion। कई बार सवाल आया है, why alkaline medium prevents corrosion? alkaline medium neutralizes H+ aqueous। यहां जो H+ aqueous जो रिएक्शन अभी देखेंगे, H+ aqueous के बिना नहीं हो सकता corrosion। तो ये जो एल्कलाइन मीडियम इस H+ एक्वस को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरीके से कोरोजन को प्रिवेंट करता है। कहां से आता है H+? इसके लिए क्या चाहिए, एसिडिक गैसेस और मॉइस्चर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2। अगर ये सब नहीं होगा और मॉइस्चर नहीं होगा तो ये कोरोजन हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत की बात है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको मेमोराइज भी कर लीजिए और समझिए भी। चलो आगे। दिस स्पॉट बिहेव्स एज कैथोड विद द रिएक्शन, यहां पर वही वाला रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस 4H+ एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या, 2H2। यहां पर आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का यह 0 से -2 में जा रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। बात समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो मेरे ख्याल से कैसा हो जाएगा, Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H+ एक्वस, यहां 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2Fe करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2Fe2 प्लस 2H2। इसका E0 सेल पॉजिटिव आएगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मुझे वैल्यूज नहीं याद है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, होगा ये रिएक्शन अपने आप, ठीक। फिर द फर्स्ट आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस। एक और चीज हो जाती है, जो Fe2+ है Fe3+ में बदल जाता है, और फाइनली हमको रस्ट मिल जाता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3.XH2O, ये है केमिकल फार्मूला ऑफ रेस्ट। केमिकल फार्मूला ऑफ रेस्ट ये है Fe2O3, Fe2+, फर्दर ऑक्साइड होता है Fe3+ में, और हमें ये मिल जाता है, विच इज द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। इंपॉर्टेंट बात है, रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। फिर से पलट के एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना के तौर पे एक्सप्लेन करो। तो एक स्पॉट है इसमें, एक स्पॉट है जो एनोड की तरह काम कर रहा है, जहां ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2+ हो रहा है। इसके बाद यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मेटल के थ्रू जाते हैं दूसरे के स्पॉट पर, जहां रिडक्शन ऑफ O2 to H2O होता है। इस रिडक्शन के लिए लेकिन H+ चाहिए ही चाहिए, और वो H+ कहां से आता है, मॉइस्चर से आता है। जब मॉइस्चर में एसिडिक गैसेस होती हैं, मॉइस्चर के साथ जैसे CO2, SO2, NO2, तो ये H+ एक्वस रिलीज होता है, और इन दोनों को मिलाकर H+ एक्वस प्लस O2 प्लस गिव्स 2H2O। इसी का उल्टा अगर यहां पर एल्कलाइन मीडियम दे दो तो न्यूट्रलाइज कर देगा इस H+ को, और हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई एल्कलाइन मीडियम प्रिवेंट्स रस्टिंग, बिकॉज इट न्यूट्रलाइजेस द H+ एक्वस आयंस रिलीज फ्रॉम मॉइस्चर एंड एसिडिक गैसेस, ठीक। फिर ये रिएक्शन हो जाता है, ओवरऑल रिएक्शन, और फिर यही रुकता नहीं, Fe2+ फर्दर किस में चला आता है, Fe3+ में। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ में, और हमें फाइनली रस्ट मिल जाता है Fe2O3.XH2, ठीक। आगे बढ़ो, एक एक बात इसमें इंपॉर्टेंट थी, मोती थे शब्द, तो ढंग से मेमोराइज करना है उसे। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। थोड़ा आप लोग को पता है, पेंटिंग, ग्रीजिंग, ऑयलिंग, पेंट लगा दो, क्या करने का पर्पज है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और H2O का कांटेक्ट आयरन में आने से बचा लो, तो ये इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। बट कटिंग द सप्लाई ऑफ O2
by cutting the supply of O2 and moisture from the metal surface. This can be done by covering the metal with surface with paint, by some chemicals, example bisphenol, and the simple method is to cover the surface by other metals, SN etc. that are inert. तो ये इनडायरेक्ट मेथड, इसकी समस्या क्या है, इसका एक इशू है, इसका इशू क्या है, इफ समहाउ, जैसे बच्चे नोचते नहीं है, बच्चे आके पेंट हटा देते हैं, ग्रिल वगैरह पे जो पेंट लगा होता है, इफ समहाउ द कोटिंग इज रिमूव्ड, the exposed portion of the exposed iron will get rusted. जो हिस्सा एक्सपोज हो जाएगा वो रस्ट हो जाएगा. ठीक है, मान लीजिए जैसे आयरन का आर्टिकल है, ये आयरन का आर्टिकल है, ये पूरा पेंट लगा रखा है मैंने, बढ़िया सा व्हाइट सा पेंट है, इसमें से कोई बच्चा आया और उसने इसमें से इस वाले हिस्से से पेंट निकाल दिया, इस वाले हिस्से से पेंट निकाल दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पर रस्टिंग हो जाएगी, यहां पर रस्टिंग हो जाएगी, ये रस्ट हो जाएगा. ठीक. डायरेक्ट मेथड जो कि ज्यादा बेहतर लेकिन महंगा है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. सैक्रिफिशियल मतलब ये अपनी जान देकर बचाएगा. इसमें क्या करते हैं, एक एक्टिव मेटल को ग्रुप कर देते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटल सरफेस विद मोर एक्टिव मेटल, मोर एक्टिव की स्पेलिंग गलत है, मोर एक्टिव मेटल लाइक Zn और Mg. इट कोरोड्स इटसेल्फ, अपनी जान दे देगा लेकिन उसको बचाएगा. और यहां पर इवन इफ कोटिंग फ्रॉम अ पार्ट इज रिमूव्ड, शिप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, इसीलिए Fe will not get rusted until the entire active metal does. जब तक कि पूरा एक्टिव मेटल रस्ट नहीं हो जाएगा तब तक Fe की रस्टिंग नहीं होगी. एंटायर एक्टिव मेटल डज, इसीलिए अपनी जान देकर भी बचाएगा. इसमें और इसमें देखिए, देखो इसको कंपेयर करना, इस बात को कंपेयर करना. अगर किसी हिस्से से निकल गया, इसमें वो एक्सपोज हो जाएगा और वो रस्ट हो जाएगा. इसमें कोई हिस्से से निकल भी गया लेकिन तब तक वो रस्ट नहीं, क्योंकि एक एक्टिव मेटल है वहां पर जिंक. जब तक जिंक पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाएगा या Mg पूरा का पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो आयरन को रस्ट नहीं होने देगा. तो इवन इफ कोटिंग फ्रॉम अ पार्ट इज रिमूव, Fe will not get rusted until the entire active metal does. तो ये बेहतर मेथड है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं ये. इसमें गैल्वनाइजेशन भी होता है ना, गैल्वनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, ये शिप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है जहां पर रस्टिंग से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. पाइप्स में, वाटर पाइप्स वगैरह में इस्तेमाल होता है जहां पर इससे बहुत समस्या हो सकती है. ठीक है, घरों वगैरह में इनडायरेक्ट मेथड जो कि लेस कॉस्टली होती है उनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग. ठीक है, बात समझ में आ गई? पॉज करके नोट करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है इसमें. ठीक, चले आगे. कहां चले आगे? थैंक यू पर. यस बच्चों, मैं जानता हूं आप लोग थोड़ा सा थक गए होंगे, लेकिन करना तो था ही, इसीलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था. अगर एक साथ में 6 घंटे का वीडियो बनाता तो मैं भी थक जाता और आप भी बहुत थक जाते. तो लेकिन इस थर्ड पार्ट में चीजें मेमोराइज करने वाली थी, लेकिन सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी. तो मुझे उम्मीद है आप लोग को, मैंने सवाल भी कराए, मुझे उम्मीद है आप लोग को बात समझ आ गई होगी. प्लीज सेल्स वाला पार्ट और कोरोजन वाला पार्ट छोड़ना मत. मेमोराइज करने वाला पार्ट याद कर लेना. लोग सवाल वगैरह कर लेते हैं, मेमोराइज नहीं करते हैं और एग्जाम में वही पार्ट गलत हो जाता है. इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए 1 घंटे का एक समरी वीडियो ही बनाऊंगा, क्विक रिवीजन वीडियो ही बनाऊंगा, लेकिन वो अभी रिलीज नहीं करूंगा वरना सारे लोग वही देखेंगे. वो मैं रिलीज करूंगा बोर्ड्स के टाइम पर, ताकि आपको उससे फायदा हो. लेकिन उसका कोई समझ नहीं आएगा अगर अभी आप नहीं देखोगे. अभी इन वीडियोस को अच्छे से देखोगे तो मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, एक भी सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका गलत नहीं होगा. ठीक है, इसी के साथ मैं शिवार्थ आप लोगों से विदा लेता हूं. बढ़िया से पढ़िए. नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा, होपफुली केमिकल काइनेटिक्स का. तब तक शिवार्थ की तरफ से टाटा बाय बाय, मेधा रीडिफाइंड की तरफ से टाटा बाय बाय. हाँ, जाते जाते इतना जरूर कहेंगे, अगर आपको हमारा ये मेहनत पसंद आ रही है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक इस बात को पहुंचाओ, और एक बहुत बढ़िया सा स्वीट सा कमेंट भेज दोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, हमें और बूस्टअप मिलेगा, बकअप मिलेगा. ठीक है, दूसरी बात, हमारे चैनल पे जो दूसरी वीडियोस डाली जा रही है, चाहे फिजिक्स की, मैथ्स की, उनको भी देखते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक मैं शिवार्थ की तरफ से आप सब लोगों को टाटा बाय बाय. सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय.